हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो वंस अगेन सभी स्टूडेंट्स को फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, मोनोसैकेराइड्स के बारे में, जिसमें हमारा स्पेशल टॉपिक आज का है ये ग्लूकोज। ठीक है ना, ग्लूकोज है हमारा आज का स्पेशल टॉपिक। आपको ये वीडियो सेशन बनाया जा रहा है किस चीज़ के लिए, तो बोर्ड में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए, और इसके साथ साथ जो बच्चे इस बार जेईई मेंस जो 2025 में देंगे जनवरी अटेम्प्ट उसके लिए, है ना, नीट के लिए, ठीक है, और आपको क्या होगा एडवांस के लिए। तो आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको अगर इस चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं मेरे से, तो आपको 100% एक क्वेश्चन आते हैं बायोमोलिक्यूल्स के 4 मार्क्स के, वो पूरे के पूरे आपको बन जाएंगे जेईई मेंस में। ठीक है ना, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। देखिएगा, ये मोनोसैकेराइड्स की हम लोग बात करते हैं। मोनोसैकेराइड्स कहने का सेंस क्या है, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे किस चीज़ के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और बताए थे वहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट्स को तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वो नहीं टूटेगा, वो सिंपल यूनिट में नहीं टूटेगा, वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। समझे ना बात, जैसे कि आपका हो गया क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, है कि नहीं, आपको हो गया ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, इन सब को वाटर से रिएक्शन कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो ये फर्दर स्मॉल यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं डिकम्पोज होगा। बात समझे ना, तो इसलिए क्या आपका ये क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड्स कहलाता है। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में बताए थे आपको कि अगर उसको आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो वो आपको 5 से 10 यूनिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब आपको 2 यूनिट वाले भी होते हैं जिसको आप बोलते हैं डाइसैकेराइड, 3 यूनिट वाले भी होते हैं जिसमें 3 आपका क्या यूनिट मिलेगा, आपका जी क्या मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगा, उसको ट्राइसैकेराइड बोलते हैं। 4 मोनोसैकेराइड देने वाला भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, टेट्रासैकेराइड बोलते हैं, इस प्रकार से। और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसमें 50 से ज़्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के यूनिट मिल सकते हैं। समझे ना, तो इन सब चीज़ों का चर्चा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन में क्या है, मोनोसैकेराइड्स का हम लोग स्पेशली डिस्कशन करने वाले हैं। मोनोसैकेराइड्स का एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम फ्रुक्टोज का स्पेशली डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, दीज आर द सिंपलेस्ट वन यूनिट नॉन हाइड्रोलाइजेबल सुगर्स। ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल सुगर्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस वर्ड के मीनिंग पे हम लोग फोकस करेंगे। नॉन हाइड्रोलाइजेबल सुगर के वर्ड के मीनिंग पे क्या करेंगे हम लोग, फोकस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ आपका जी, कि ऐसा आपको मोनोसैकेराइड यूनिट्स जिसको आप वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस उसका नहीं होगा। यही तो लिखा हुआ है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल सुगर्स। सुगर समझ में आ रहा है ना आपको जी अच्छी तरीके से। आपको बता रखे हैं कि बायोमोलिक्यूल्स में 2 पार्ट जो होगा, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, इसको हम लोग सुगर कहते हैं क्योंकि इसका स्वीट इन टेस्ट होता है। बट पॉलीसैकेराइड्स के पास कोई टेस्ट नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग सुगर नहीं कहते, नॉन सुगर कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये आपका क्या है जी, आपका सिंपलेस्ट 1 यूनिट रहेगा, सिंगल यूनिट रहेगा आपका जी। इसको वाटर से ट्रीटमेंट कराते हैं तो कोई सिंपल यूनिट में कन्वर्ट वो नहीं होगा। ठीक है ना, दे हैव जनरल फार्मूला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनरल फार्मूला इसका जो होगा वो CnH2nOn है ना, CnH2nOn, मतलब कार्बन का संख्या n है तो इसका डबल संख्या क्या रहेगा, हाइड्रोजन का संख्या रहेगा, और फिर कार्बन का जितना संख्या था उतना ही संख्या क्या रहेगा आपका जी, ऑक्सीजन का रहेगा। वेयर n वेरीज फ्रॉम 3 to 9, 3 से लेकर के 9 तक आपको क्या हो सकता है, कार्बन का एटम वेरी कर सकता है। ठीक है ना जी, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। आपको जो भी मेरे चैनल पे कंटेंट मिलेंगे एकदम पावरफुल कंटेंट होंगे, मतलब आपको बिल्कुल जेईई ओरिएंटेड होंगे, है ना। जेईई मेंस 2025 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको 100% क्वेश्चन बनेगा। आप बोर्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100% क्वेश्चन बनेगा। बोर्ड की तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसमें तो एकदम बनना ही बनना 100% है। ठीक है ना जी, चलिए अब देखिएगा, अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स अकर इन नेचर। याद रखिएगा, नेचर में 20 मोनोसैकेराइड्स यूनिट क्या होगा, प्रेजेंट होता है। समझे ना, ये सब चीज़ें, ये सब डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में बोर्ड्स हो या फिर जेईई मेंस हो, उससे पूछा जा सकता है। ठीक है ना जी, द सिंपलेस्ट आर ट्राइओजेज। याद रखिएगा, जो सबसे छोटा आपको कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, ट्राइओजेज है। ट्राइओजेज का मीनिंग आपको हम समझा चुके थे कि जिस कार्बोहाइड्रेट्स में 3 कार्बन एटम होंगे उसको बोलते हैं ट्राइओज। समझे बात में जी, है ना। तो उसमें से देखिएगा ट्राइओजेज जो है ना, तो वो स्पेशली क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। यहाँ देख सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है यहाँ पे, तो ये आपको इसमें एक कायरल सेंटर है। याद रखिएगा, ये ऐसा ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें क्या होगा, एक कायरल सेंटर है, ये ऐसा ट्राइओज है। इसका दूसरा जो होगा वो क्या होता है वो जो होता है वो होगा कीटो फॉर्म होगा, जिसको क्या कहते हैं, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, एसीटोन। देख सकते हैं ये हो गया।
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसको क्या बोल देंगे, कीटो ट्रायोज। ये क्या है, अल्डो ट्रायोज है, इसमें अल्डिहाइडिक पार्ट है, इसमें कीटोनिक पार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, कीटो ट्रायोज। ये क्या कहलाएगा, अल्डो ट्रायोज। तो याद रखिएगा कि दोनों आपको क्या है जिसका, ये 3 कार्बन एटम वाला क्या है, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटा आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग लाइन की ओर मूव करते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स आर पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज। याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा नेचुरली पाया जाता है आपका जी मोनोसैकेराइड्स, वो क्या होता है, पेंटोजेज है ना, एंड हेक्सोजेज। इस तरह से पेंटोजेज में क्या होगा, 5 कार्बन के चेन आएंगे, और हेक्सोजेज में क्या होगा आपका जी, वो 6 कार्बन के चेन आएंगे। हेक्सोजेज में स्पेशली आप ग्लूकोज फ्रुक्टोज को बोल सकते हैं, जो पूरे नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जी, है ना। पेंटोजेज में क्या आएंगे, राइबोज आएंगे, डीऑक्सीराइबोज जिसको बोलते हैं जी, वो आएंगे, ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखिएगा, अ कॉमन पेंटोजेज इज राइबोज, देखिए लिखा हुआ है ना, कॉमन पेंटोजेज क्या है, राइबोज है। एंड 2 कॉमन हेक्सोजेज आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, है ना। 2 आपको क्या है कॉमन, आपको ये है, ठीक है ना जी, हेक्सोजेज है आपका क्या है जी, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। इस प्रकार से ये बातें 100% समझ में आई, कोई दिक्कत जी किसी को भी, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेप्ट कीटो ट्रायोज, है ना। ध्यान रखिएगा, कीटो ट्रायोज जो अभी जस्ट बताए थे, यहाँ पे जो बताए थे आपका जी, इस पोजीशन पे एग्जैक्टली जो क्या था आपका जी, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, समझे ना। उसको छोड़ने के बाद जितने भी, याद रखिएगा, जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें कायरल सेंटर होंगे ही होंगे, समझे ना। एक्सेप्ट कीटो ट्रायोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ऑल अल्डोजेज एंड कीटोजेज, है ना, मोनोसैकेराइड्स इसको बोलते हैं। All aldoses and ketones contain asymmetric carbon atoms and are optically active। सिर्फ और सिर्फ आपको कीटो ट्रायोज है जिसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं होता है। कीटो ट्रायोज देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन अभी जस्ट आप देखे थे जी, क्या देखे थे, तो आप देखे थे अल्डोजेज, अल्डोजेज आप देखे थे इस प्रकार से, तो इसके पास कायरल सेंटर था, हमने आपको पीछे दिखाया भी, तो इसके पास कायरल सेंटर है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ के बाकी कोई भी आपको क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसा नहीं है कि कायरल सेंटर नहीं होगा, कायरल सेंटर एकदम होगा। सिर्फ वही आपका क्या है, एक एक्सेप्शनल पीस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ आइसोमर्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। सही बात है, नंबर ऑफ कितने आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे, तो वो एसिमेट्रिक जो एसिमेट्रिक जो आपका होगा ना जी, आपका कायरल सेंटर, उस पे, उसके नंबर पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला, ये 2 टू द पावर ना, यहाँ पे n होगा, 2 टू द पावर n होगा। एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप जब स्क्रीनशॉट्स लेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। 2 टू द पावर n लगाते हैं, याद होगा आपको जी, जब n नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होंगे, इंड डिफरेंस होगा, तो 2 टू द पावर n लगाया करते हैं। द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना जी। n जो हो गया ना, वो क्या हुआ, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हो गया, मींस क्या, कायरल सेंटर हो गया, ठीक है ना। अब जरा दिखाते हैं फटाक से, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से जी, देखिएगा आपके पास क्या है, ये ट्रायोजेज है। ट्रायोजेज कहने का सेंस क्या होगा, जिसमें 3 एटम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं CH2OH CHO, ये तो अभी जस्ट बताएं जो कि ये फॉर्मूला बना हुआ है। इसमें होगा एक कायरल सेंटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, जिसको आप n से जस्ट रिप्रेजेंट किए यहाँ पे, है ना, तो उसका संख्या हुआ 1, तो 2 टू द पावर n इसका फॉर्मूला होता है, तो उस हिसाब से जाएंगे तो आपको कितना निकल के आएगा, 2 का पावर 1 का मतलब क्या, 2 होगा। फिर इसमें देखिएगा कोई कायरल सेंटर नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, डैश, कोई कायरल सेंटर नहीं है, समझे ना। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, जब आपको हम लोग बात करेंगे स्पेशली टेट्रोजेज, ठीक है ना, जिसमें क्या रहेगा, 4 कार्बन एटम्स होंगे, तो वहां पे देख सकते हैं CH2OH, ठीक है, CHOH
मतलब इसमें यहाँ पे टोटल 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो इसमें 2 कायरल सेंटर होता है बीच में। यहाँ पे जो है ना एक CHOH है ना, तो ऐसा ही एक और CHOH होगा। तो यहाँ पे 2 CHOH हुआ तो 2 कायरल सेंटर हुआ, तो 2 का पावर आपको कितना होगा आपका जी N। तो क्या निकल के आएगा आपका 4 निकल के आएगा। तो ये क्या था, अल्डोजिस था। और इसी का कीटोसिस देख सकते हैं, कीटोसिस देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा। इसमें मात्र एक ही कायरल सेंटर होगा, याद रखिएगा, इसमें मात्र क्या होगा, एक ही कायरल सेंटर होगा ये। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जरा देख लीजिएगा, है ना, टेट्रोसिस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। वैसे हम सभी का स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे, पेशेंस रखना है सभी को। देखिएगा ये स्पेशली क्या है, किसका है, अल्डोजिस का है, ठीक है, अल्डोजिस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हो गया कायरल सेंटर, ये एक हो गया कायरल सेंटर, 2 हो गया कायरल सेंटर। तो इसके लिए क्या होगा, 2 इक्वल टू कितना होगा, 4 निकल करके आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का संख्या। उसी तरीके से देखते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेशली कीटोसिस की बात करेंगे तो इसका देखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, CH2OH। ये दूसरा कार्बन पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप रहेगा प्रेजेंट। उसके बाद देखिएगा ऐसा देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो है तो एक ही कायरल सेंटर है ना, यहाँ पे तो एक ही कायरल सेंटर है, तो ये क्या है, कीटोसिस हो गया। तो इसलिए क्या, 2 का पावर 1 इक्वल टू कितना, 2। इस प्रकार से। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्डोजिस में जितना कायरल सेंटर रहेगा उससे एक कम रहेगा किसमें, कीटोसिस में रहेगा। बात समझे ना जी, अल्डोजिस में जितना कायरल सेंटर रहेगा उससे एक कम क्या रहेगा, कीटोसिस में रहेगा। अब देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे टेट्रोसिस की बात कर लिए, उसी तरीके से पेंटोसिस की बात करेंगे। पेंटोसिस जिसमें 4 कार्बन का संख्या है, तो वहां पे आपको अगर उसका अल्डोजिस वाला पार्ट की डिस्कशन करेंगे तो वहां पे 2 है, इसमें 2 था, उसमें 3 होगा, तो 2 का पावर 3 कितना, आपको 8 है ना। आपको अगर कीटोसिस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा आपका जी, 2 रहेगा आपका संख्या जी, है ना। तो आपको क्या रहेगा, 2 का पावर 2 कितना, 4 हो जाएगा। अगर हम हेक्सोसिस की बात करेंगे जिसमें क्या होगा, 6 कार्बन एटम है, तो उसमें टोटल जो संख्या आएगा कायरल सेंटर का वो 5 निकल करके आएगा, सॉरी 4 निकल करके आएगा। तो 4 निकल करके आएगा तो 2 का पावर 4 क्या होगा, 16 हो जाएगा अल्डोजिस के केस में। अरे सीधा समझो ना भाई, पहला कार्बन एटम और आखिरी का कार्बन एटम ये दोनों कायरल सेंटर नहीं होगा, बाकी का जितना बचा हुआ एटम होता है बीच में वो कायरल सेंटर होगा। तो अगर हम बात करते हैं हेक्सोसिस का, तो एक आखिरी का, एक आपका पहला, तो ये दोनों को छोड़ देंगे तो बचेगा 4 कार्बन एटम, चारों का चारों कार्बन एटम होगा। तो उस केस में क्या होगा, 4 यहाँ पे, तो 2 का पावर 4 कितना, 16। इस केस में बोले थे ना एक कम होगा, तो 2 का पावर 3 मतलब कितना होगा, 8 होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका जी, को कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का नंबर निकल करके आएगा। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिएगा स्पेशली जी, हम लोग अब बात करते हैं कि जो अल्डोट्रायोज में है, अल्डोट्रायोज, तो उसमें कितना कैसे क्या क्या संख्या हो सकता है, किस प्रकार से, देखिए ध्यान से। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे अल्डोट्रायोज है, तो अल्डोट्रायोज में देखिएगा आपको यहाँ पे ये स्पेशली किसके लिए बात किया गया है, 3 कार्बन एटम के लिए। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे शायद छूट चुका होगा, ये जो दोनों बात किया गया है, ये इसमें क्या आपका जी, ये आपको ट्राइओजेज के लिए बात किया गया है, ट्रायोसिस के लिए, याद रखिएगा, है ना। ये किसके लिए बात किया है, ट्रायोसिस के लिए। मतलब इसमें 3 कार्बन एटम रहेगा। ये क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड, ये क्या है, C है, ठीक है ना, ग्लिसरल्डिहाइड, समझे ना। उसके बाद आपका ये क्या हुआ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, देख चुके हैं स्ट्रक्चर जी दोनों का। अगर हम 4 कार्बन एटम की बात करेंगे तो ये दोनों का दोनों फॉर्मूला दे रखा है किसके लिए आपका जी, 4 कार्बन के लिए, ठीक है ना जी, ठीक है, 4 कार्बन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इराइथ्रोज, थ्रियोज और इराइथ्रोलोज, इन सभी का स्ट्रक्चर आपको हम बना के दिखाएंगे। आपको घबराना नहीं है, इन सभी का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाया जाएगा, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो ये इस प्रकार से क्या कुछ नेम है, अभी इस नेम पे फोकस मत करिए, क्योंकि ना पूरा स्ट्रक्चर जब इसका बना हुआ दिखेगा, समझे ना, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि आपको क्या होगा, किसका क्या नाम है, किस तरह से है ना, सब कुछ। तो ठीक है, तो इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट्स, समझे ना। जब इसका स्ट्रक्चर नाम के साथ आएगा तो आपको अच्छी तरीके से क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी रुकिए, अभी डी एल कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे डिस्कस। चलिए देखिएगा, ये जो डी एल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, किसी भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स में मेंशन रहेगा एल फलना, इस तरह से, मतलब जैसे डी ग्लूकोज,
एल ग्लूकोज, इस प्रकार से हो सकता है। तो ये कैपिटल डी कैपिटल एल का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। स्मॉल डी स्मॉल एल का मतलब पता है आपको अच्छी तरीके से, वो बताता है ऑप्टिकली एक्टिविटी को, मतलब प्लस माइनस फॉर्म भी आपको उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी को प्लस फॉर्म और कैपिटल डी को क्या आपका स्मॉल एल को किसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस फॉर्म। समझे बात ना जी, है ना। तो वो क्या था, ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता था। और ये कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से ये जो होता है ना, ये क्या होता है एक्चुअली, इट इम्प्लाइज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन of compounds with respect to glyceraldehyde, है ना। ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में क्या बताता है आपका जी, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताता है। अब इसको जरा समझते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में ऐसी क्या बात होती है, समझिएगा ध्यान से। जैसे ये CHO रहा, ये C इधर हो गया, H इधर हो गया, यहाँ से देख सकते हैं CH2OH, ये क्या हुआ, कार्डियल सेंटर हो गया। फिर देखिएगा CHO, यहाँ देखिएगा ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये आपको क्या हुआ CH2OH। ठीक, चलिए ये कुछ इस प्रकार से हो गया आपका जी। अब देखिएगा जरा हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, देखिए ध्यान से। चलिए देखिएगा, ये हम बात करने वाले हैं इसकी। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा इस कार्बन एटम पे जो OH लगा हुआ है वो क्या है, राइट में लगा हुआ है, राइट में H लगा हुआ है लेफ्ट में। तो याद रखिएगा इस OH के पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं ना, कैपिटल डी कैपिटल एल डालते हैं। यहाँ भी देखिएगा ये भी क्या है, कार्डियल सेंटर हो गया। और यहाँ भी देख सकते हैं आपका जी, इस कार्बन को देखिएगा जस्ट लास्ट वाला जो कार्बन एटम है उससे ठीक ऊपर वाले कार्बन एटम को देखना है। अगर उस पोजीशन पर OH लगा हुआ है राइट में, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या जी, उसको हम लोग बोल देंगे डी फॉर्म। ये हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, है कि नहीं, ये क्या हुआ, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। और उसी तरीके से इस केस में OH इधर लगा हुआ है, लेफ्ट में लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा आपका जी, एल ग्लाइसरॉल्डिहाइड। बात समझने चाहिए। कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म क्या है आपका जी, तो जब OH रहेगा राइट में तो उसके लिए क्या रहेगा आपका जी, डी। और जब OH रहेगा लेफ्ट में तो उसके लिए क्या होगा आपका जी, यहां पे लिख देते हैं OH ऑन राइट, और यहां पे लिख देते हैं OH ऑन लेफ्ट। तो जब OH रहेगा लेफ्ट में रहेगा लिखा हुआ तो उसके लिए एल फॉर्म, और जब OH रहेगा राइट में लिखा हुआ तो उसके लिए क्या बोलेंगे, डी फॉर्म। अब जैसे देखिएगा इसका हम लोग बात करते हैं, स्पेशली ग्लूकोज के लिए बात करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे होता है। देखिएगा ध्यान से, ये CHO, ये यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ऐसा। हमें किसी कार्बन से मतलब नहीं रहेगा, हमें मतलब रहेगा बस एक ही कार्बन एटम से, और वो क्या रहेगा, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, इस कार्बन एटम से हमें मतलब रहेगा। देखिएगा ये क्या है आपका, कार्डियल सेंटर तो है ही, यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्शन को आप देखिए अच्छी तरीके से। ये पोर्शन सीधा ग्लिसरॉल्डिहाइड के इस फॉर्म से मैच कर रहा है, इस फॉर्म से मैच कर रहा है। इस पोर्शन को काट के मिला के देखिए क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड के इस फॉर्म से मैच कर रहा है, और इस फॉर्म का नाम क्या दिया गया है, डी फॉर्म। इसलिए ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हो गया वो इसके रिस्पेक्ट में क्या है आपका जी, डी फॉर्म हो गया। बात समझे ना जी। उसी तरीके से देख सकते हैं CHO है, यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। सेकेंड लास्ट कार्बन एटम की ओर हम लोग देखेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम की ओर देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस फॉर्मेट को आप देखिए, पकड़ के देखिए, मिलाइए क्या इससे मैच कर रहा है।
एल फॉर्म से मैच कर रहा है। क्या ये फॉर्म एल फॉर्म से मैच कर रहा है? तो ये क्या होगा, ये आपको एल फॉर्म कहलाएगा ग्लूकोज का। ये क्या कहलाएगा, डी फॉर्म कहलाएगा ग्लूकोज का। तो ये हो गया कैपिटल डी फॉर्म, और ये क्या हुआ आपका जी, कैपिटल एल फॉर्म हो गया। ये इसको बोल सकते हैं कैपिटल एल ग्लूकोज बोल सकते हैं, है कि नहीं जी। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, कैपिटल डी ग्लूकोज बोल सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो ये कैपिटल डी एंड कैपिटल एल फॉर्म जो होता है ना, ये आपको रिलेटिव कन्फिगरेशन को बताता है, ठीक है ना जी। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़ जी, तो अब हम लोग डिस्कस करना है, जैसे मान लीजिए 3 कार्बन आइटम रहेगा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, तो उसके क्या क्या नेम हो सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है उसको देखेंगे। कितने तरीके का आइसोमर्स बन सकता है उसको देखेंगे, मतलब कितने तरीके का टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है उसको देखेंगे, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सभी के नाम मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। जितना भी लिखा हुआ उसका डबल स्ट्रक्चर होगा। कैसे डबल स्ट्रक्चर होगा उसको समझाते हैं, देखिए ध्यान से जी। सबसे पहले क्या है आपका जी, 3 कार्बन एटम है ना, 3 कार्बन एटम है। तो अब इसको जरा आप देखिए ध्यान से जी, है ना। यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन एटम है, तो उसके लिए क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड है कि नहीं, क्या है आपका जी, डी ग्लिसरल्डिहाइड है। और इसी में एक होगा क्या, एल ग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पे स्पेशली क्या लिखा गया है, अल्डोजेज, ठीक है ना जी। जितना भी लिखा गया सारा का सारा सिर्फ अल्डोजेज लिखा गया, उसी तरीके से कीटोजेज में भी होगा। तो क्या है, अल्डोजेज लिखा गया, तो यहाँ पे क्या डी ग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें एक एल भी होगा, इसमें एक एल भी होगा, तो इसमें डबल स्ट्रक्चर हो गया आपका जी, है ना। उसी तरीके से 4 कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डी इराइथ्रोज है, इसमें एक एल फॉर्म भी होगा इराइथ्रोज का, है ना। आपको यहाँ पे डी थ्रियोज है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके एक एल फॉर्म भी होगा। ये इराइथ्रोज एंड थ्रियोज क्या होता है इसको समझिएगा। इराइथ्रोज कहने का सेंस क्या होता है समझिएगा, जब 2 का 2 OH ग्रुप, है ना, जब 2 का 2 सेम ग्रुप, OH को हटाइए, सेम ग्रुप की बात करते हैं। जब 2 का 2 सेम ग्रुप आपका सेम साइड में रहेगा लगा हुआ एडजेसेंट एटम पे, तो उसको उस फॉर्मेट को बोलते हैं इराइथ्रोज। और जब 2 सेम ग्रुप अपोजिट में रहेगा लगा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रियोज। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, इस पोर्शन को हम देखेंगे, इस पोर्शन में देख सकते हैं OH तो राइट साइड में है, यहाँ भी देख सकते हैं OH तो क्या राइट साइड में है, इसलिए दोनों का दोनों डी फॉर्म होगा। एक ऐसा भी इसका स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें क्या रहेगा, OH ये वाला लेफ्ट साइड में रहेगा तो वो एल फॉर्म बनेगा, OH लेफ्ट साइड में रहेगा तो एल फॉर्म बनेगा। याद रखिएगा, एल से लेफ्ट और एल से आपका क्या, एल फॉर्म, है कि नहीं जी। तो इसमें भी आपका एक और, इसमें भी एक और, तो कितना बना, टोटल 4 बना, टोटल 4 बनाना जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसमें कार्डल सेंटर कितना है, 1 2 कार्डल सेंटर है, तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का संख्या कितना होगा आपका जी, 4 हो जाएगा। तो इसमें एक डी फॉर्म है, एक एल फॉर्म, इसमें एक डी फॉर्म, एक एल फॉर्म। मैं कैपिटल डी कैपिटल एल की बात कर रहा हूँ, मैं कैपिटल डी कैपिटल एल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें 2, इसमें 2, कितना होगा, टोटल 4 होगा। फॉर्मूला मैच कर रहा है, कोई दिक्कत जी किसी को भी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको जरूर, ठीक है ना। उसी तरीके से 5 कार्बन एटम रहेगा, तो 5 कार्बन एटम के लिए देख सकते हैं आपका जी क्या होगा, टोटल आपको 4 तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया। कैसे कैसे देखिएगा जी, ध्यान से। डी राइबोज, सभी का डी फॉर्म ही बनाया गया, देख सकते हैं सब में आपको OH क्या है, राइट साइड में, सभी के पास एक एल फॉर्म होगा। ध्यान रखिएगा, सभी के पास एक एल फॉर्म, इसके पास भी एक एल फॉर्म होगा जिसमें OH लेफ्ट साइड में होगा, इसमें भी OH लेफ्ट साइड में होगा, इसमें भी OH एक लेफ्ट साइड में होगा, इसमें भी OH एक लेफ्ट साइड में होगा। सभी के पास आपका क्या रहेगा, एक आपको OH लेफ्ट साइड में रहेगा। राइबोज का स्ट्रक्चर कैसा देखिएगा, तीनों का तीनों क्या है, OH एक साइड हो गया, राइबोज हो गया, ठीक है ना। सेकेंड कार्बन एटम पे, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड कार्बन एटम पे OH देख सकते हैं आपका जी, इधर आ गया, तो क्या हुआ, अरेबिनोज हो गया। ध्यान रखिएगा, उसका देखिएगा सेकेंड पे ठीक है, थर्ड पे बदल गया, तो क्या हुआ आपका जी, जाइलोज हो गया। फिर देखिएगा आपको ये दोनों बदल गया, है ना, दोनों बदल गया, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड दोनों, सॉरी सेकेंड थर्ड दोनों बदल गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम क्या हुआ आपका जी, इसका क्या नाम हुआ आपका, तो लाइजोज, है ना, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इसमें 2, एक डी, एक एल, डी एल, डी एल, डी एल, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सब मिला के कितना होगा, 8 हो जाएगा। कायरल सेंटर को काउंट करो भाई साहब, 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 टू द पावर 3, मतलब कितना, 8, तो 8 तो मैच कर रहा है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का संख्या कितना होगा आपका जी, 8 हो जाएगा। ये किस में था, आपको 5 कार्बन एटम वाले में, और यही सब नाम था वहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए मैं बोला था आपको कि अभी नाम नहीं पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग पे टेंशन बनने लगेगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, समझे बात ना जी। तो अभी नाम दिया हुआ है, आप पीछे से रिलेट कर सकते हैं। सभी का अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करके एकदम प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिएगा, समझे ना जी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से।
यहाँ देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली 6 कार्बन एटम्स का, 6 कार्बन एटम्स का बात कर रहे हैं, तो उसमें देख सकते हैं जब सभी OH सेम साइड में, जब सभी OH सेम साइड में हो गया तो इसका नाम होगा डी एलोज, ठीक है ना। फर्स्ट कार्बन पे देखिए, सॉरी सेकेंड कार्बन पे देखिए गड़बड़ हो गया आपका जी, तो इसका नाम होगा अल्ट्रोज, ठीक है ना। चलिए सेकेंड पे ठीक था, थर्ड पे गड़बड़ा गया तो क्या होगा, ग्लूकोज, याद रखिएगा थर्ड पे गड़बड़ा जाएगा ग्लूकोज, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट दो जो है ना, पहला दो जो है OH, वो दोनों आपका लेफ्ट साइड में आ गया तो क्या हुआ, मैनोज, याद रखिएगा। इन दोनों को आपस में इपीमर्स भी कहते हैं, इपीमर्स, है ना। मतलब इपीमर्स हो गया आपको ऐसा कंपाउंड हो गया, ऐसा हेक्सोज हो गया जिसमें क्या रहेगा आपका जी, वो सिर्फ और सिर्फ किस में डिफरेंस के कारण होगा आपका जी, तो सेकेंड कार्बन एटम पे OH का जो पोजीशन है उसके डिफर के कारण बनता है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं आपस में इसको इपीमर्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या, थर्ड वाला कार्बन आपका क्या है जी, आपका इस तरफ था ही, सेकेंड वाला कार्बन इस तरफ था ही, है ना। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, है कि नहीं। इस वाले पोजीशन पे क्या आपका जी, ये किधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसका नाम क्या हुआ, डी गुलोज, गुलोज, याद रखिए गुलोज। कभी ये मत सोचिएगा कि ये सर स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये गुलोज होगा, इसका नाम होगा क्या, गुलोज। फिर देखिएगा ध्यान से, आपको फिर से यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे आपका क्या, इधर ठीक ही है, इधर एक गड़बड़ हो गया, समझे बात ना जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दोनों का दोनों आ गया क्या आपका जी, लेफ्ट में, तो इसका नाम हो गया क्या, डी आइडोज। फिर देखिएगा यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे दोनों का दोनों आ गया लेफ्ट में, तो ये क्या होगा, डी गैलेक्टोज, है ना। और फिर देख सकते हैं लगातार तीन आपको क्या जी इस तरफ हो गया, तो क्या होगा आपका जी, डी टेलोज, याद रखिएगा। तो आपको इन सभी का तो फॉर्मूला यही है, CN मतलब क्या, C6H12O6, इन सभी का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। बट यहाँ पे क्या है ना आपका जी, डिफरेंट आपको क्या हुआ जी, ओरिएंटेशंस ऑफ OH के कारण क्या हुआ ना, डिफरेंट आपको क्या हो रहा है आपका जी, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स आपको बन करके आ रहा है। इसके पास क्या है, D फॉर्म है तो इसके पास भी L फॉर्म होगा, इसके पास भी L होगा, है ना, इसके पास भी L, सभी के पास होगा L, मतलब जितना कंपाउंड दिख रहा है तो उसका ठीक डबल कंपाउंड होगा आपका जी। कायरल सेंटर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे 2 to the power 4 मतलब 16, तो टोटल 16 जो होगा संख्या, वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का संख्या होगा। तो प्रत्येक में 2 मान लो, इसका D फॉर्म है, इसका एक L फॉर्म भी तो हो सकता है कि OH को उठा के इधर कर दे, 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 इस प्रकार से कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो इस प्रकार से टोटल 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए बच्चे लोग, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपके जेमेंस के एग्जामिनेशन में। इस बार ग्लूकोज से क्वेश्चंस रहेंगे, 100% गारंटी है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या, ग्लूकोज को मैं जितनी भी बातों को बताऊंगा एकदम ध्यान से आप लोग सुनना और सभी को नोट करना, ठीक है ना जी। चलिए देखिए ध्यान से जी, हम लोग बात करने वाली ग्लूकोज बोलते ही गर्मी का मौसम आपको ध्यान में आता होगा, और वहाँ पर आप क्या फील करते होंगे, तो वहाँ फील करते होंगे भाई धूप से आए घर में, बस ग्लूकोज निकाले, ग्लूकोन-डी निकाले, बस उसको पानी में घोले मिलाए अच्छी तरीके से, बस गटक लिए। तो वहाँ पे एक चीज़ आप फील करते होंगे जी कि ग्लूकोज जो होता है ना, जो ग्लूकोज डी करके जो आता है स्पेशली, है ना, वो ग्लूकोज का कलर क्या होता है आपका जी, वो बिल्कुल वाइट कलर होता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन आपका क्या होता है आपका जी, वो आपको सॉलिड के रूप में रहता है परसेंट जी, है कि नहीं जी, ठीक है ना। और उसका टेस्ट जो आप करेंगे तो जितना चीनी मीठा होता है ना, चीनी जितना मीठा होता है उसके कंपैरिजन में क्या रहेगा आपका जी, वही 3/4 टाइम्स होता है, समझे बात ना जी, है ना। 3/4 टाइम्स होगा, मतलब उतना मीठा तो नहीं होगा, उससे कम मीठा होगा, आप ओवरऑल ऐसा समझो, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो ग्लूकोज जो होता है ना, स्पेशली हम बात करेंगे, ये क्या है, इसका नाम होता है क्या, मतलब ये स्पेशली आपका क्या होगा, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स के रूप में जाना जाता है। मतलब क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ना, जो आपको पाया जाता है आपका जो पूरा का पूरा नेचर में, ज़्यादातर ग्लूकोज वो क्या होता है ना, आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहने का सेंस क्या है कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट आता है तो उसको क्या करेगा, राइट साइड में रोटेट कर देगा। जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मान लीजिए, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप पढ़े भी होंगे,
वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन वाले टॉपिक में पढ़े होंगे कि आपको जब ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन आपका हर डायरेक्शन में होता है, जब वो निकोल प्रिज्म से पास करता है तो सभी डायरेक्शन का कट रह जाता है, किसी एक डायरेक्शन में ही क्या होगा आपका जी लाइट का वाइब्रेशन रहेगा, और जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करेगा तो उसका रोटेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है लेकिन रोटेशन हो सकता है। अगर राइट साइड में रोटेट हो गया तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो पीपीएल का वाइब्रेशन ऐसे से था, अगर उसका रोटेशन लेफ्ट साइड में हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करने के बाद, उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, है कि नहीं, लीवो रोटेटरी। तो याद रखिएगा ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसमें क्या रहेगा आपका जी, उसको जो हम लोग दिखाएंगे प्लस फॉर्म से दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से जी, ग्लूकोज इज नोन एज डेक्स्ट्रोज, इसलिए तो इसका नाम दिया गया डेक्स्ट्रोज, बिकॉज इट अकर्स इन नेचर एज द ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। मतलब क्या होगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ मोड़ने का टेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप सुगर। ग्रेप सुगर मीन्स क्या, अंगूर से मिलने वाला सुगर। एज इट इज फाउंड इन मोस्ट स्वीट फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स etc। जितने भी मीठे फल होते हैं उन सभी में ग्लूकोज बहुत भर भर के पाया जाता है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन डायबिटिक पेशेंट को क्या किया जाता है जी, वो जितने मीठे फल होते हैं उसको खाने से मना किया जाता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट होंगे, अगर नॉर्मल पेशेंट की हम बात करेंगे तो उसमें लगभग हम बता रहे हैं ब्लड शुगर की बात करते हैं, मतलब ब्लड में भी शुगर प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जो मात्रा होता है लगभग 58 मिलीग्राम पर ml से लेकर के 110 मिलीग्राम पर ml होता है। एक नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन की बात करेंगे तो ऐसा होता है, समझे बात ना जी। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरा खाने के बाद जो रहता है शुगर वो 96, 99 इस तरह का रहता है, 96 से लेकर 99 आपको वो ब्लड शुगर रहता है, मीन्स क्या 96 मिलीग्राम पर ml रहता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 110 तक हाईएस्ट होना चाहिए जी क्या, एक हेल्दी पर्सन के लिए, समझे ना, 110 तक। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं 110 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब 400-500 तक भी चला जाता है, समझे बात नहीं, 400-500 तक भी चला जाता है और बहुत ही खतरनाक होता है वो चीज़ें, क्योंकि वो धीरे धीरे किडनी को, लिवर को, इन सब को डैमेज करने लगता है कि नहीं जी। तो ये क्या है कि शुगर जो होता है ना आपके ब्लड में ही पाया जाता है, क्योंकि ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, इसी का डिकम्पोजिशन होता है, ग्लूकोज का ही डिकम्पोजिशन होता है, तो जाकर के क्या होता है ना आपको CO2, H2O और उसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसलिए बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है, इसलिए ये आपको आपके बॉडी में पाया जाता है, ठीक है ना जी। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग इसका देखें कि कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, किस प्रकार से प्रिपरेशन, किस प्रकार से मैन्युफैक्चर, और फिर इसके केमिकल एक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सभी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन कहने का सेंस देखिए, प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर में अंतर होता है। मैन्युफैक्चर कहने का सेंस होता है लार्ज स्केल पे बनाना, और प्रिपरेशन का कहने का सेंस होता है बहुत स्मॉल स्केल में बनाना। मतलब क्या है कि अगर उसका इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा आपका जी, आपको मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है तो वो कॉस्टली उतना होता नहीं है, ठीक है ना जी। देखिएगा प्रिपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका है क्या, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर गन्ने के रस इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो देखिएगा रिएक्शन मैं लिख चुका हूँ, रिएक्शन क्या होगा देखिए ध्यान से जी। केन शुगर का जो फॉर्मूला होता है, केन शुगर में जो रस होता है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, जो कि स्पेशली क्या होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है ना, सुक्रोज। तो आप अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल से मिला करके एसिड के प्रेजेंस में, याद रखिएगा, है ना, तो ये आपको क्या बनाएगा C6H12O6, ठीक है, और प्लस C6H12O6 इस प्रकार से बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लूकोज, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज। तो अब ये सोच रहे हैं भाई साहब कि जब इसका केन शुगर के रस का जो सुक्रोज था उसका वाटर से रिएक्शन करा दिए, आप देख लो भाई साहब याद हो जाएगा, है ना, दो यहाँ पे 22 आपका क्या है जी, 22 हाइड्रोजन है कि नहीं। और इस केस में क्या होता है, हमें ये पता होता है जनरली कि कितना आपको क्या क्या बनने वाला है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट कर लो, 12 12 24, 6 6 12, 6 6 12, तो 24 होना चाहिए हाइड्रोजन। दो ही हाइड्रोजन था यहाँ पे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होगा, है ना। 6 6 12 आपका ऑक्सीजन होना चाहिए था, तो 11 ऑक्सीजन था, तो एक ही ऑक्सीजन का ऐड होना है, इसलिए एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। इस प्रकार से बना ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब देखना भाई साहब कि हमें क्या करना है, ग्लूकोज को अलग करना है।
तो बस बहुत सिंपल बात है, यहाँ पे लिखा गया अल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्यों लिया गया अल्कोहलिक सॉल्यूशन? क्योंकि ये जो आपको फ्रुक्टोज होता है ये अल्कोहल सॉल्युबल होता है, मतलब अल्कोहल में इजीली सॉल्युबल होगा, लेकिन ये अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। ग्लूकोज क्या होगा? अल्कोहल में इनसॉल्युबल होगा। बस इसको ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन में किया गया था तो अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाएगा। ये अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होगा, फिल्ट्रेट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका जी, ग्लूकोज बीइंग मच लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल देन फ्रुक्टोज सेपरेट्स आउट बाय क्रिस्टलाइजिंग ऑन कूलिंग हैविंग बिहाइंड मोर सॉल्युबल फ्रुक्टोज इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि उसको वो चूंकि सॉल्युबल हो चुका है आपका जी अल्कोहल में, है ना, फ्रुक्टोज, तो वो वैसा ही रह जाएगा, फिल्ट्रेट करके निकाल लेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है? प्रिपरेशन है, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है अगर ज़्यादा प्रोडक्शन इसके बेसिस पे आप करेंगे तो, ठीक है ना। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की ओर मूव करते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट्स लीजिए, सब लोग ले चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये मैन्युफैक्चरिंग की स्पेशली हम लोग बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग देखिएगा, इट इज ऑब्टेन्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, कॉर्न स्टार्च और पोटैटो स्टार्च ऑन बॉइलिंग विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4 और HCl एट 393 केल्विन अंडर 2 to 3 atm प्रेशर। देखिएगा स्टार्च का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? C6H10O5, इसका होल n, इस प्रकार से ये होता है स्टार्च। इसके साथ अगर n वाटर मॉलिक्यूल्स का हम ट्रीटमेंट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, और प्रेशर भी दे रखा है 2 से लेकर के 3 atm के बीच में, है ना, और आपको टेम्परेचर दे रखा है 393 केल्विन में, समझे ना। तो ये आपको क्या बनेगा? C6H12O6। और ये जो है ना, ये क्या बनता है? स्पेशली ग्लूकोज ही बनता है सिर्फ। ये क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही बनता है। तो यहाँ पे वो कोई झंझट नहीं फ्रुक्टोज वाली जी, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्पेशली आप ग्लूकोज बना सकते हैं। फटाफट देख लीजिएगा इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या है आपका जी, देखिए ध्यान से जी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। पहला क्या है? इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट्स एट 146 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए केमिस्ट्री में व्हाइट कलर को कलर्स माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में आसानी से सॉल्युबल रहता है, इसलिए तो मिला के पीते हैं हम लोग। फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन इट सेपरेट्स एज अ क्रिस्टलाइन मोनोहाइड्रेट, और ये जो मोनोहाइड्रेट के रूप में जो लिखा गया उसका फॉर्मूला आपको ये होगा C6H12O6.H2O। ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है आपका जी, क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जब इसको सेपरेट करते हैं तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा जिसमें मोनोहाइड्रेट के रूप में रहता है, विच मेल्ट्स एट 86 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल बट इनसॉल्युबल इन ईथर। ये थोड़ा बहुत आपको सॉल्युबल लगेगा अल्कोहल में, लेकिन ईथर में बिल्कुल भी नहीं। इट इज लेस स्वीट, है ना, 3/4 देन कैन शुगर। आपको बोले थे ना कि चीनी के कंपैरिजन में ये 3/4 टाइम्स क्या रहेगा आपका जी, स्वीटनेस में होता है। मतलब क्या होगा? उसके कंपैरिजन में आपको लगभग 75% स्वीटनेस इसके अंदर में रहेगा, मिठास रहेगा, ठीक है ना जी। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑर्डिनरी नेचुरली अकरिंग फॉर्म इज प्लस फॉर्म, प्लस ग्लूकोज। कहने का सेंस क्या होगा जी? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यहाँ लिखा हुआ आपका जी डेक्स्ट्रो फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म, बात समझा ना जी, डेक्स्ट्रो फॉर्म, ये फॉर्म लिखा हुआ है फॉर्म, ठीक है ना जी। इट शोज म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन क्या होता है पता है? पता भी है आपको जी। तो म्यूटा रोटेशन की बात करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज की। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है ना, वो होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं जी, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा बीटा फॉर्म क्या होता है उसको हम आगे बताएंगे, बात समझे ना जी। तो इसका, इस डी का आपका क्या होगा आपका जी, 110 डिग्री होता है प्लस में। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकता है ना आपका जी, 110 डिग्री का रोटेशन कर सकता है। लेकिन क्या होगा जी, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस टू 52 डिग्री प्लस में।
देखिए म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है ना कि अगर किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन को आप लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसका आपको जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो चेंज करने लगेगा। ग्लूकोज के पास ये टेंडेंसी होता है। ग्लूकोज का अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज के फॉर्म की बात करेंगे तो उसका होता है आपका जी क्या, तो 110 डिग्री, मतलब आपको पीपीएल लाइट को 110 डिग्री राइट की तरफ मोड़ सकता है। लेकिन अगर उसको लंबे समय के लिए छोड़ देंगे उसके एक्वस सॉल्यूशन को, तो वहां पे क्या होता है ना, उसका ऑप्टिकल रोटेशन या बोल सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन कन्वर्ट हो जाएगा क्या, डिक्रीज कर जाएगा 110 से क्या 52 डिग्री में। अब वो क्यों होता है, तो वो आपको कन्वर्ट होता है अल्फा और आपका बीटा फॉर्म में। तो दोनों का रोटेशन का आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। अल्फा फॉर्म पॉजिटिव में, बीटा फॉर्म नेगेटिव में हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है ना, डिक्रीज कर जाता है। तो यही ऑप्टिकल रोटेशन जो है ना डिक्रीज करने का या चेंज करने का जो टेंडेंसी होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसके पास म्यूटा रोटेशन इसको बोलते हैं। म्यूटा का मतलब ही होता है आपका जो रोटेशन है कि नहीं जी, सॉरी म्यूटा का मतलब होता है स्पेसिफिक, समझे बात है जी, ऑप्टिकल स्पेसिफिक, और रोटेशन में समझ रहे चेंज करना जी, है ना। तो आपको वो क्या होगा म्यूटा का मतलब चेंज करना स्पेसिफिक रोटेशन को, म्यूटा रोटेशन, ठीक है ना जी। ओवरऑल आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर और यहाँ पे कुछ इसके केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, फिर इसके यूजेस को देखेंगे और फिर हम लोग कुछ केमिकल टेस्ट को देखेंगे। मतलब अभी से 15 मिनट तक अगर हम आपके साथ प्रेजेंट रहते हैं तो आपका बिल्कुल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट देखिएगा जी, अल्कोहलिक रिएक्शंस ड्यू टू OH पार्ट। मतलब अल्कोहलिक पार्ट आपका ग्लूकोज में होता है, अल्डिहाइडिक पार्ट होता है कि नहीं जी, एंड अल्कोहलिक पार्ट होता है। तो अभी हम लोग स्पेशली देखने वाले किसका रिएक्शन जी, तो अल्कोहलिक पार्ट का रिएक्शन देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से जी, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। अगर एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, ये बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन होगा जैसा अल्कोहल रिएक्शन करता था किसके साथ, तो एसिड क्लोराइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, हम आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं, ठीक है ना जी। चलिए ये CHO ऐसा दिखा दिए, यहाँ पे CHOH इसका होल 4 दिखा दे, क्योंकि ऐसा 4 बार रिपीट करेगा, ठीक है ना जी, ऐसा 4 आपको क्या होगा जी बार रिपीट करेगा। अब देखिएगा इसका हम क्या करते हैं, एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। एसाइल क्लोराइड यहाँ पे एक लेविस एसिड के रूप में ZnCl2 को ले लेंगे। अब देखिए इसी की प्लेस पे आप क्या करा सकते थे, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते थे, ये इस तरह से इसके साथ भी आप रिएक्शन करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम कंपाउंड आपको बनेगा। तो ZnCl2 करता है काम लेविस एसिड के जैसे, वो Cl- को खींचेगा, प्लस चार्ज बनाएगा, फटाक से आपका क्या हो जाके जुड़ेगा इससे। उसी तरीके से यहाँ से भी क्या करेगा, एक एसिटाइल ग्रुप को खींचता है ना पूरा का पूरा ये, और इसको बस प्लस चार्ज यहाँ रहता, जाके फटाक से जुड़ता। तो इसका लेना पड़ेगा संख्या आपको 4, इसका भी लेना पड़ेगा संख्या 4, और इस केस में बनेगा क्या, चारों का चारों OH मिल करके आपको क्या करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से। ऐसा इसका होल 4 हो जाएगा जी, है कि नहीं, क्योंकि चारों का चारों OH पार्ट क्या करेगा, चारों OH पार्ट इससे कंबाइन करके और ये इस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। बात समझे ना जी, ठीक है ना। तो ये आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बात समझे ना जी। तो एसिटाइल डेरिवेटिव हो गया आपका जी ग्लूकोज का। उसी तरीके से बात कर सकते हैं, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म पेंटाक्लोरोग्लूकोज। मतलब अगर आप ग्लूकोज का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे देख सकते हैं PCl5 के साथ, तो 4 ठो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा इसका भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये CHO CHCl इसका होल 4, यहाँ पे CH2OH, ये क्या आपका जी बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे तो 5 आपको OH है ना, 5 OH पार्टिसिपेट कर जाएगा, 5 OH पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपका जी, इस प्रकार से, है कि नहीं, पेंटाक्लोराइड। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। तो ये इस प्रकार से आपका बनेगा जी। यहाँ पे बोल सकते हैं POCl3 बनता है, आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से, ऐसा रिएक्शन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए ऑलरेडी ऐसा रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। HCl बनेगा आपका 5 ठो, ठीक है।
PCl5 एक PCl5 दो क्लोरीन रिलीज करेगा, एक क्लोरीन जाएगा इस कार्बन के पास, एक क्लोरीन जाएगा इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के पास, तो 5 HCl बनेगा और ऑक्सीजन जो बचेगा वो ऑक्सीजन इस फास्फोरस के पास आता है तो POCl3 बनता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये पीछे जो था वो एसिटाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ था और उसके साथ साथ PCl5 के साथ था, समझे ना। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड आपका रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है समझिए ध्यान से। व्हेन ट्रीटेड विथ मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl gas, glucose yields monoethyl ether which is actually a mixture of alpha and beta forms, indicating that one OH is different from others, supports that glucose has a cyclic structure। देखिए ग्लूकोज के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, आगे पढ़ना है, और उसी चीज को सपोर्ट करता है ये रिएक्शन, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये टेस्ट भी है एक तरीके का किसके लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज के एक OH वाला पार्ट से मिथाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन आएगा, वो कंबाइन करेगा और ये अल्फा या बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स बना सकता है। अब ये किस प्रकार से बनता है देखिए ध्यान से। ये होता अल्फा, अल्फा फॉर्म में क्या रहता है आपका जी, अल्फा फॉर्म में जो है, अल्फा फॉर्म में ये OCH3 इस तरफ रहेगा अल्फा फॉर्म में, तो अल्फा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड हो गया आपका जी। इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या है आपका 158 डिग्री हो गया, ठीक है ना जी। और बीटा फॉर्म में क्या रहेगा, आप CH3OH CH3O इधर रहेगा, समझे बात ना जी, है ना। तो यहाँ पे क्या बीटा फॉर्म हो गया, इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या हुआ -33 डिग्री हो गया। इस प्रकार से जो साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों का बना है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका होता है वही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। बात समझे, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का वही करता है रिएक्शन जी, है कि नहीं जी। कोई दिक्कत है, तो इसलिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्या करता है, सपोर्ट करता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनता है नहीं बनता है आपको नेक्स्ट क्लास में वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिडक्शन है। हम ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो क्या हमें मिल सकता है, तो देखिएगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, स्पेशली कार्बोनाइल ग्रुप्स में इसके एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन है। तो देखिए ध्यान से जी, रिडक्शन कैसे करेंगे, है ना। रिडक्शन क्या है आपका जी, ग्लूकोज पहला आपका है जी, ग्लूकोज अंडरगोज रिडक्शन विथ सोडियम अमलगम। ध्यान रखिएगा सोडियम अमलगम थोड़ा माइल्ड कर दिया गया है, ठीक है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन और NaBH4 फॉर्मिंग डिसॉर्बिटॉल और हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या होता है समझिए ध्यान से। अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना जी, ग्लूकोज आपका हो गया इस प्रकार से होल 4 CH2OH, यहां पे भी 5 तो हाइड्रोक्सी है। अगर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, तो सोडियम अमलगम दे रखा है, ठीक है, सोडियम अमलगम दे रखा है, ठीक है ना, वाटर के प्रेजेंस में, या फिर बोल सकते हैं क्या जी आपका, या फिर बोल सकते हैं क्या हम लोग Na और NaBH4 के साथ ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। या तो आप इन दोनों का कराइए, नहीं तो सिर्फ इसका अकेला कराइए। तो ये क्या करेगा, CHO को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा किस रूप में, CH2OH में। यहाँ भी CHOH का होल 4 हो जाएगा और नीचे भी क्या होगा, CH2OH हो जाएगा। इसी का नाम होता है क्या, डिसॉर्बिटॉल। इस प्रकार से इसका भी नाम क्या होगा, डिसॉर्बिटॉल। तो यही चीजें आपका है जी। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन तो हो गया ना। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हो चुका है, तो एडिशन हो चुका है, तो देख सकते हैं आपका जी इस प्रकार से आपको कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट रिडक्शन प्रोसेस ही देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट आपको जो रिडक्शन प्रोसेस है वो क्या है देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, देखिएगा देखिए क्या है, आपको रिएक्शन विथ कार्बोनाइल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, है ना। अल्डिहाइड ग्रुप में आपको रिएक्शन विथ कार्बोनाइल ग्रुप वहां पे स्पेशली आपको दिया गया है जी। देखते हैं क्या आपका दिया गया है, इसका पहले स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ले चुके हैं, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए ध्यान से,
चलिए, ये स्पेस एक्चुअली पीछे वाला जो था उसके लिए छोड़ा हुआ था, तो आप ये मत सोचिए कि सर कुछ और दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन विथ कार्बोनाइल जो ग्रुप था वो पहले से चल रहा था, वही आपका टॉपिक यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, ठीक है ना। ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI के साथ अगर लंबे समय तक हीट करते हैं, या फिर रेड फास्फोरस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्लूकोज फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ 2 आयोडोहेक्सेन और N-हेक्सेन। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला देखते हैं C6H12O6, इसका किसके साथ ट्रीटमेंट कराया गया, तो एक्सेस ऑफ HI के साथ या फिर रेड फास्फोरस, बोला गया रेड फास्फोरस के साथ आपको क्या जी किया गया ट्रीटमेंट। तो यहाँ से जो बनेगा, ठीक है, उसके साथ आपका क्या HI, तो यहाँ से अगर जो आपको कंपाउंड जो बनेगा, एक सेकेंड में, है ना, तो यहां से जो ये होगा तो ये क्या होगा आपको CH3CH2 आयोडो, है ना, 2 आयोडोहेक्सेन, एक ये बन सकता है ना, 2 आयोडोहेक्सेन, यही आपका क्या है 2 आयोडोहेक्सेन, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है नॉर्मल हेक्सेन, आराम से क्या होगा CH3 CH2 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 CH3, ये क्या होगा नॉर्मल हेक्सेन, कुछ इस प्रकार से क्या हो सकता है बन सकता है जी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको क्या होगा रिएक्शंस हो सकते हैं जहाँ पे ये कंप्लीटली क्या हुआ रिड्यूस हो गया, सारा का सारा आपका क्या जी OH वाला पार्ट गया काम से, ठीक है ना, ऑक्सीजन वाला पार्ट गया काम से, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं जी ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, ले चुके होंगे। चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं, तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना, हम स्पेशली रिएक्शंस लिखेंगे, देखिए ध्यान से जी क्या बनता है फेलिंग सॉल्यूशन के कारण। तो देखिएगा फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कॉपर का आपको सल्फेट का क्या होता है कंपाउंड्स होता है, समझे ना, ठीक है। उसमें 2 तरीके का सॉल्यूशन पाया था, ऐसा हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से कि फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है। जैसे आपको आपके पास क्या ग्लूकोज है C12, इसको जरा हम ऐसे दिखा देते हैं CHOH का होल 4 CH2OH, ऐसा है। इसका हम ट्रीटमेंट करा देते हैं किसके साथ CuO के साथ, ये क्या है फेलिंग सॉल्यूशन उसके साथ। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो CHO वाला पार्ट है, अल्डिहाइडिक पार्ट है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के आपको ये इस प्रकार से बनाया जिसका नाम होता है स्पेशली ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और ये जो कॉपर वाला भाई साहब है, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा रेड PPT में। इसका साफ मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है ना वो आपको फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है, और रेड कलर का क्या कर रहा है आपका जी PPT का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ये फेलिंग टेस्ट दे रहा है। मतलब यहां बोल सकते हैं दैट इज, या देयरफॉर बोल सकते हैं ग्लूकोज गिव्स फेलिंग टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, याद रखिएगा फेलिंग टेस्ट आपको ये दे रहा है। इसका झट से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ओर मूव करते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है। देखिए अब हमारे पास क्या है टॉलेंस रिएजेंट है, जो कि टॉलेंस टेस्ट के रूप में आपको पढ़ना भी है ढेर सारा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जी हम लोग क्या करेंगे टॉलेंस रिएजेंट के रूप में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको ये CHO है, सॉरी CHO है, CHOH का होल 4 है, ठीक है ना, फिर आपको क्या है CH2OH है, इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा इसका हम क्या करेंगे Ag2O के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा ऑक्सीडाइज होकर के ग्लूकोनिक एसिड का फिर से फॉर्मेशन होगा। ये ग्लूकोनिक एसिड का क्या करेगा फिर से फॉर्मेशन करेगा, और ये 2Ag सिल्वर प्रेसिपिटेट के रूप में PPT के रूप में बनेगा। जिस कंटेनर में करा रहे हो उस कंटेनर के पूरा नीचे में लेयर के रूप में बन जाएगा, जिसमें आपको आसानी से आपका शकल, खूबसूरत सा शकल, एकदम सुंदर सा शकल आपको दिखेगा। तो इसमें आपको नीचे में नीचे में क्या होता है सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट
या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट। याद रखिएगा क्या होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये क्या हुआ आपका जी, इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, और इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं जी, टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट देता है या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट बोल सकते हैं, है कि नहीं जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जी क्या, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ देखिएगा CHOH का होल 4 CH2OH ऐसा। तो इसका अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो ब्रोमीन वाटर भी अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो भी आपको अल्डिहाइडिक पार्ट को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके फिर से भाई साहब को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। आज इसका खैर नहीं है, जो आ रहा है सो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। समझे बात ना जी, इस प्रकार से ग्लूकोनिक एसिड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसी तरीके से अगर HNO3 के साथ करा देते तो HNO3 भाई साहब बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो सिर्फ ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। उसका नाम देखिए स्पेशली क्या आपका जी, सैक्रिक एसिड। यही आपका क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है। देखिए मैंने नाम लिख रखा था ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना जी। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे, इसकी बात करेंगे, देख सकते हैं इसके साथ HNO3 आएगा, है ना। एक ऑक्सीजन यहाँ देगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ देगा, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, सैक्रिक एसिड में। ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या रहेगा आपका जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, बीच में 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा। यही क्या आपका सैक्रिक एसिड हो गया। तो इस प्रकार से इसके ऑक्सीडेशन हुए, तो ऑक्सीडेशन के रिएक्शन सारे के सारे ओवर हो गए। लगा लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट्स। ये जो आपके पास रिएक्शन है ये भी क्या हुआ, एक तरीके का ग्लूकोज का टेस्ट ही होता है, जहां पे क्या रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन आपको क्या हुआ, इस्तेमाल होता है। तो फटाफट देखते जाइएगा जी आपको ये रिएक्शन कैसे होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये CHOH इस प्रकार से होल 4 CH2OH। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन को, ठीक है। चलिए ये कुछ इस प्रकार से फिनाइल हाइड्रोजन है, इसी का नाम होता है क्या, फिनाइल हाइड्रोजन। हल्का सा इसको वार्म करेंगे तो ये झट से आपको क्या करेगा, इसको पहले निकाल देगा, इसको निकाल देगा। तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, CH डबल बॉन्ड NNHPH। यहाँ पे बोल सकते हैं क्या जी, आपका एक OH इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको एक OH इधर हाइड्रोजन, एक OH इधर हाइड्रोजन, एक OH इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2OH ऐसा दिखा दिए, ठीक है। चलिए ऐसा बन गया। अगेन देखिएगा ये अभी यहाँ पर शांत नहीं बैठेगा, समझे बात ना जी, यहाँ पर शांत नहीं बैठेगा। देखिएगा अगेन देखिएगा, CH यहाँ पे NNHPH, ठीक। यहाँ पे फिर देखिएगा ये OH है, ये H है, पूरा नीचे में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा जी, है कि नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए तो इसका फिर से हम कराएंगे जी क्या, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो ये अब जो है ना, अब कुछ और प्रोडक्ट होगा, ये आपको NH2 माइनस के रूप में निकलेगा, जो कि इसका H+ लेके भाग जाएगा और ये हाइड्रोजन को ये ले लेगा, समझे ना। तो ये कुछ इस प्रकार से पहले इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, समझे बात ना जी, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट कर दिया, लीजिए है ना, पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से क्या हुआ आपको क्या क्या निकला, तो यहाँ से एक NH3 निकलेगा, ये NH3, और ये क्या निकलेगा आपका जी, तो फिनाइल NH2। ये NH जो होगा इससे एक हाइड्रोजन ये वाला ले लेगा, और ये NH2 माइनस क्या होगा, ये वाला ले लेगा हाइड्रोजन, तो ये NH3 के रूप में निकलेगा। चलिए अगेन क्या होगा, अब जब ऐसा बन गया तो अगेन क्या होगा, एक और बार आपको आएगा जी फिनाइल हाइड्रोजन एक और बार आ गया। अब यहाँ से ये निकलेगा, और निकलने के बाद क्या बनाएगा, तो निकलने के बाद बनाएगा CH डबल बॉन्ड NNHPH, C डबल बॉन्ड NNH
PH OH COH COH CH2OH। इसका नाम होता है क्या? ग्लूकोसाजोन। याद रखिएगा, ये येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ये भी एक तरीके का क्या होता है? ग्लूकोज का टेस्ट ही होता है। चलिए बच्चे लोग, अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे उसके यूजेस पे एंड टेस्ट पे चलेंगे, ठीक है ना? तो चलिए ध्यान से देखिएगा जी, अभी तक हम लोग ABC तक कर चुके हैं रिएक्शंस। अब नेक्स्ट रिएक्शंस को देखते हैं। क्या है आपके सामने? फर्मेंटेशन। तो देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है ना कि हम लोग ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करते हैं? फर्मेंटेशन कराते हैं, जिससे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री में, जैसे खास करके केन शुगर की बात करेंगे तो केन शुगर का जो प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री में, तो उसका तो सबसे बड़ा सोर्स तो है ही आपका जी ये चीनी उत्पादन करने का। इसके साथ साथ अल्कोहल बनाने के लिए भी क्या होता है? केन शुगर का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में केन शुगर का खेती किया जाता है, मीन्स गन्ने का खेती किया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको केन शुगर का जूस निकलता है जो कि सुक्रोज होता है। उसका हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस करके फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज को फर्दर क्या करेंगे? जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहां से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और गैस CO2 के रूप में रिलीज होता है। समझे बात ना? तो हमारे लिए प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल वहां से मिलता है, जो फ्यूल कंजम्पशंस में, या फिर बोल सकते हैं शराब बनाने में, या फिर बोल सकते हैं मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में क्या होता है? इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है? यूज होता है। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से कि कैसे हम लोग रिएक्शन देखेंगे। देखिएगा आपको क्या है फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज रेडली फर्मेंटेटेड बाय एंजाइम जाइमेज। याद रखिएगा एंजाइम का नाम आपको बिहार बोर्ड में या फिर CBSE बोर्ड में पूछा जा सकता है। जाइमेज प्रेजेंट इन ईस्ट, है ना, खमीर जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, टू फॉर्म इथेनॉल एंड CO2। तो देख सकते हैं यहाँ पे जी कि आपके पास C6H12O6 है। इसका आप क्या करेंगे जी? इसको जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH मिलेगा और 2 CO2 मिलेगा, है ना। यही आपका हो गया क्या जी? इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से आपको होता है, ठीक है ना जी। चलिए अब देखिए सब लोग ध्यान से, अब देखिएगा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिहाइड्रेशन। अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, सारा का सारा वाटर उससे निकाल देते हैं, तो आपको बचता है सिर्फ कार्बन, जिसका कलर क्या होगा? काफी ज्यादा ब्लैक होगा। तो यहां पे देख सकते हैं व्हेन हीटेड स्ट्रांगली और ट्रीटेड विथ वार्म concentrated sulfuric acid, ग्लूकोज इज डिहाइड्रेटेड टू गिव अ ब्लैक मास। मतलब ग्लूकोज क्या होगा? डिहाइड्रेट होकर के ब्लैक मास प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग सुगर कार्बन भी कहते हैं, सुगर से निकला हुआ कार्बन भी कहते हैं, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट सब लोग देखिए ध्यान से, क्या है? रिएक्शन विथ अल्कालीज। मतलब अगर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा? तो देख सकते हैं व्हेन वार्म्ड विथ कॉन्सनट्रेटेड अल्काली ग्लूकोज। देखिए दो तरीके से रिएक्शन होता है, एक है कॉन्सनट्रेटेड के साथ, तो ये एक टेस्ट भी हो जाता है ग्लूकोज का। तो कॉन्सनट्रेटेड अल्काली के साथ अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट टर्न्स येलो, मतलब सबसे पहले ग्लूकोज येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ब्राउन, उसके बाद ब्राउन में कन्वर्ट होगा, है ना। उसके बाद एंड फाइनली गिव्स अ रेजिनस मास, उसके बाद आपको रेजिनस मास में क्या कन्वर्ट होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा ये आपका क्या होता है? ग्लूकोज का टेस्ट भी होता है, ठीक है। चलिए कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जी, क्या होगा? और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज व्हेन वार्म्ड विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्काली। यहाँ पे क्या है? डाइल्यूट है। जब कॉन्सनट्रेटेड में किया गया तो वहाँ पे सबसे पहले येलो में कन्वर्ट हुआ, देन ब्राउन में, उसके बाद रेजिनस मास में। लेकिन अगर डाइल्यूट अल्काली के साथ मींस डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, सम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज एंड मैनोज। कुछ ग्लूकोज क्या होगा ना, आपको फ्रुक्टोज में एंड मैनोज में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ठीक है ना जी। चलिए उसका रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर इपीमर्स। डी ग्लूकोज एंड डी हम लोग इसको डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज को हम लोग क्या बोलते हैं? इपीमर्स बोलते हैं। ऐसा पहले भी आपको इसी लेक्चर में बताए हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट बोल सकते हैं इपीमर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा समझाए थे इपीमर्स के बारे में, है ना। इपीमर्स के बारे में थोड़ा सा आपको हम समझाए थे, वो क्या था? तो इपीमर्स आर अ पेयर ऑफ डायस्टेरोमर्स, ठीक है, डायस्टेरोमर्स रहेगा, दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट अ सिंगल कार्बन एटम दैट इज एट C2 पोजीशन। मतलब क्या होगा कि आपको डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सेकेंड कार्बन पोजीशन होगा, उस सेकेंड कार्बन पोजीशन पे अगर OH होगा, क्या OH अगर होगा राइट साइड में,
ठीक है, तो डी ग्लूकोज कहलाएगा। OH अगर लेफ्ट साइड में होगा तो डी मैनोज कहलाएगा। इसका स्ट्रक्चर अभी कुछ जस्ट आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसका पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स, फिर हम लोग दिखाते हैं स्ट्रक्चर। ले चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अभी जो मैं बात आपको बताया हूं, समझे बात ना जी, अभी मैं जो बताया रिएक्शंस के बारे में, वही रिएक्शंस आपको क्या है यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, एक सेकेंड देखिएगा। यहाँ पे क्या है आपका जी, ये ग्लूकोज था, यहाँ पे नीचे का पोर्शन भी होगा लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो एज इट इज रहता है, इसलिए उसको डॉट 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 करके ऐसे करके दिखाया गया है, समझे ना जी। तो यहाँ पे सब लोग देखिएगा, ये आपको यहाँ पे इसका जो होगा, ये हाइड्रोजन ये टर्न ले लेगा इधर, ये इधर टर्न लेगा और ये हाइड्रोजन टर्न कर जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाउटोमेरिज्म। यहाँ पे टाउटोमेरिज्म हो करके और ये इनॉल में कन्वर्ट हो चुका, ये अल्डो फॉर्म था या बोल सकते हैं कीटो फॉर्म था, वो इनॉल में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो स्टेप है क्या कहलाएगा, टाउटोमेरिज्म कहलाएगा। सिमिलरली आपको क्या होगा, ये जो आपको हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन आपको झट से इसके पास चला जाएगा, इसका बॉन्ड यहाँ टर्न लेगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो देख सकते हैं आपको ये इस प्रकार से निकल के आ गया। तो सेकेंड पोजीशन पे है ना, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड पोजीशन पे क्या आ गया, कीटो ग्रुप आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रुक्टोज कहलाएगा, ठीक है ना जी। उसी तरीके से देखिएगा आप, फिर से क्या होगा आपका, फिर से क्या होगा कि यहाँ से देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन क्या होगा आपका जी, यहाँ से फिर से यहाँ पे टर्न कर लेगा, तो ये इस तरीके से इनॉल का फॉर्मेशन कर दिया दोनों एक साइड में। अब यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ टर्न ले लेगा, इस कार्बन के पास टर्न ले लेगा ये हाइड्रोजन, ठीक है ना जी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इस प्रकार से। तो देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से हो गया, अल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ है, और ये जो आपको सेकंड पोजीशन पे जो OH लगना था वो क्या हुआ आपका जी, लेफ्ट साइड में लग गया, तो ये क्या कहलाता है, मैनोज कहलाता है। और वही मैं दिखाया हूँ, देख सकते हैं OH पोजीशन अगर राइट में है तो डी ग्लूकोज, अगर OH पोजीशन लेफ्ट में है तो डी मैनोज। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं इपीमर्स। यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ इपीमर्स, ध्यान रखिएगा इन बातों को कि इपीमर्स क्या होता है। तो इपीमर्स क्या होगा आपका जी, 2 ग्लूकोज जैसा ही कंपाउंड होगा, तो एक डी ग्लूकोज होगा एंड आपको क्या होगा, डी मैनोज होगा। जो सेकंड कार्बन पोजीशन पे क्या होता है, OH का जो आपको पोजीशन होता है वो क्या होता है, एक में राइट होगा, तो डी ग्लूकोज के लिए राइट में, और आपको क्या डी मैनोज के लिए लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं, यूजेज ऑफ ग्लूकोज को देखते हैं, ग्लूकोज का क्या यूजेज है, ठीक है ना। यूजेज ऑफ ग्लूकोज को देखते हैं। सबसे पहला क्या, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ जैम्स एंड जेलीज। देखिएगा, मतलब जैम्स और जेलीज बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फ्रूट्स को प्रिजर्व करने में कर सकते हैं जी, ठीक है ना। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जी क्या होगा, ये सेकंड होगा, इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फेक्शनरी एंड एज अ स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत कुछ जैसे केक्स वगैरह हो गया, बिस्किट्स हो गया, इन सबको मीठा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एज अ फूड फॉर पेशेंट्स, इनवैलिड्स एंड चिल्ड्रंस, बच्चों वगैरह के लिए फूड के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ग्लूकोसेट एज मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी। अगर किसी पर्सन को कैल्शियम का डिफिशियंसी हो चुका है ना, तो वहाँ पे उसके शरीर में कैल्शियम के क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए हम लोग ग्लूकोज के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट करा करके तो वहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाते हैं, और वो कैल्शियम ग्लूकोसेट खाने में मीठा लगेगा, तो क्या है कि भाई मीठा के चक्कर में लोग फटाफट खाता जाएगा ज़्यादा अमाउंट में, जिससे क्या होगा कि उसके शरीर में कैल्शियम का जो डेफिशिएंसी रहेगा वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना जी। नेक्स्ट सब लोग देखिए ध्यान से, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, है ना। मतलब क्या होगा जी आपका, आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है, आपको सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो जब उसको आप क्या करेंगे, ग्लूकोज का ट्रीटमेंट जब कराएंगे इसके साथ, किसके साथ, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, मींस Ag2O के साथ, तो वहाँ पे आपको सिल्वर एज अ प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा। मतलब मिरर के ऊपर में सिल्वर को चिपकाने में क्या होगा, है ना, वो आपको ये मदद कर सकता है इसका रिएक्शन, समझे ना। एज अ रॉ मटेरियल फॉर अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, अल्कोहल के प्रिपरेशन में एज अ रॉ मटेरियल के रूप में क्या कर सकता है, ये वर्क करेगा जी, आपको अच्छी तरीके से पता है। इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के प्रिपरेशन में क्या हो सकता है, ये हेल्प करेगा। इन द प्रोसेसिंग ऑफ टोबैकोज, तंबाकू जो खाते होंगे आपके दादाजी लोग, है ना, तो उसके प्रोसेसिंग में आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
एज एन इंट्रावेनस इंजेक्शन टू द पेशेंट हु विथ लोअर ग्लूकोज कंटेंट इन ब्लड, जिसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज का डेफिशिएंसी हो चुका है, कमी हो चुका है, तो उसके ब्लड में इंट्रावेनस इंजेक्शन के रूप में क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आई अच्छी तरीके से जी। यही आपका क्या था, यूजेज ऑफ ग्लूकोज है, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ गए तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आपको रिलेट करेगा, तो वहाँ पे अपन सर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं टेस्ट के बारे में। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। चलिए ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट्स, आगे प्रोसीड करते हैं टेस्ट के बारे में। ये आपको आज के सेशन का अंतिम कड़ी है, अंतिम चरण है, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे कई सारे जितने भी रिएक्शंस हैं ऑलमोस्ट हम लोग देख चुके हैं, एक दो ऐसे होंगे तो अभी देख लेंगे, ठीक है ना। अभी जितने भी टेस्ट हैं ना, यहाँ पे सब चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं। पहला देखिएगा, पहला क्या है, व्हेन हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब इट मेल्ट्स, टर्न्स ब्राउन एंड फाइनली ब्लैक गिविंग अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्न्ड शुगर। जब इसको टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले ब्राउन कलर में कन्वर्ट होगा एंड देन क्या होगा आपका जी, वो आपको जलने लगेगा और जल करके आपको जले हुए शुगर का स्मेल देगा। समझे बात ना जी, ठीक है। तो उस स्मेल के जरिए पहचान सकते हैं कि ये शुगर है। नेक्स्ट बोल सकते हैं क्या है, व्हेन वार्म्ड विथ अ लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट लीव्स अ चैड रेसिड्यू ऑफ कार्बन। जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो काला काला कार्बन आपको प्रोड्यूस करेगा, जो कि शुगर कार्बन कहलाता है। ये भी रिएक्शंस पहले बता रखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन इट इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इट फर्स्ट टर्न्स येलो एंड देन ब्राउन। ये भी रिएक्शंस के बारे में पहले बता रखे हैं कि जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीटमेंट कराते थे तो वहाँ पे देखे थे कि सबसे पहले येलो में, फिर ब्राउन में, तब रेजिनस मास में कन्वर्ट होगा, और जब आप डाइल्यूट के साथ कराएंगे तो इसमें क्या होगा, येलो में फिर ब्राउन में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना जी। उसका देख सकते हैं मॉलिस टेस्ट, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कुछ देर में। जस्ट पहले सबको डील कर देते हैं, इसके बारे में अभी ये स्पेशल आपको रिएक्शन बता के चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, इसमें टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं ग्लूकोज का, तो वहाँ पे क्या होता है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। नीचे में आप लोग जस्ट कुछ देर पहले रिएक्शंस देखे हैं। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ देखिएगा, जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन इसका करवाएंगे तो वहाँ पे कॉपर का साल्ट होता है ना, तो वहाँ पे जब रिएक्शंस होगा तो उस रिएक्शंस के बाद क्या होगा ना, आपको रेड कलर का Cu2O का प्रिपरेशन होगा, प्रेसिपिटेट का प्रिपरेशन होगा, जिससे ये पता चलता है कि ये आपका क्या है आपका ग्लूकोज। ओसाजोन फॉर्मेशन अभी कुछ देर पहले देखिए, जब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ आपको एक्सेस अमाउंट में ट्रीटमेंट कराए थे तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन क्या किया था, रिएक्शन कर करके, और फिर आपको ये ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन किया था, जिसका कलर क्या था, येलो क्रिस्टलाइन कलर था। तो इससे ये पता चलेगा कि ये आपको क्या है जी, ये आपको ग्लूकोज है। तो ये सारा का सारा टेस्ट हो गया। अब ये एक टेस्ट है मॉलिक्स टेस्ट, ये चीज़ देखिएगा, इस चीज़ को अभी हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट है ये, ठीक है ना जी। चलिए रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। कल यही सब चीज़ जो है ना, आधा घंटा का लेक्चर छूट गया रात में 10:30 बजे रात। अब सोचे कि भाई छूट गया तो करेंगे, अब तो 11 बज जाएगा, इसलिए नहीं किए। चलिए, ये आपको एक मॉलिक्स टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले ग्लूकोज का ट्रीटमेंट हम लोग H2SO4 हो या HCl हो, उसके साथ ट्रीटमेंट कराते हैं। उससे आपको 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरल का फॉर्मेशन होता है। नाम बहुत फनी है, फुरफुरल, ठीक है ना जी, है ना। तो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरल का आपको प्रिपरेशन होता है, और जब वो प्रिपरेशन हो जाएगा तो उसको जब हम अल्फा नेफ्थॉल के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो वायलेट कलर का रिंग का फॉर्मेशन होता है, समझे ना जी, कंटेनर के अंदर में, है कि नहीं जी। जहाँ पे ये अल्फा नेफ्थॉल के साथ मिलता है वहीं पे वायलेट आपका रिंग का फॉर्मेशन होता है, और यही ग्लूकोज का टेस्ट होता है, समझे बात ना जी। तो यहाँ पे सब लोग देखिएगा ध्यान से जी। सबसे पहले देखिएगा, आपके पास सबसे पहले क्या होगा आपका जी, ये ग्लूकोज होगा C6H12O6। जब इसका HCl हो या मान लीजिए आपके पास क्या होगा, H2SO4 होगा, उसके साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो इसका जो है देखिएगा, ये सबसे पहले आपको फुरफुरल का फॉर्मेशन करेगा। नाम बहुत फनी है, मज़ा आता है बोलने में, फुरफुरल। आप लोग भी जरा बोलिएगा फुरफुरल। चलिए, ये क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5
है ना। तो 5th पोजीशन पे ये वाला पोजीशन है, ये आपका लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरल, है ना। इस प्रकार से ये हुआ। तो जब अब इसका ट्रीटमेंट किसके साथ कराएंगे जी, तो इसका ट्रीटमेंट कराएंगे हम लोग अल्फा नेफ्थॉल के साथ। देख सकते हैं यहां पे कुछ इस तरह से, है ना। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा नेफ्थॉल के साथ हमें ट्रीटमेंट कराना होगा। इसको बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल। देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया क्या अल्फा पोजीशन, ये हो गया बीटा पोजीशन। बात समझा ना जी। तो यहाँ पे रहेगा लगा हुआ OH, तो इसको बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल। अगर यहाँ पे रहता OH लगा हुआ तो इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल, ठीक है ना। तो जैसे इसका इसके साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बना करके निकल जाएगा। इसका 2 मॉलिक्यूल आएगा, 2 मॉलिक्यूल आएगा और इसके साथ वाटर बना करके क्या होगा निकल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जी ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा, है ना। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ ऐसे ऐसे हाइड्रोजन रहेगा लगा हुआ, ये 2 लगा हुआ है जी। देखिए ध्यान से जी, ये कुछ ऐसे रहेगा लगा हुआ, इस पोजीशन से जाके लग गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये OH यहाँ लगा हुआ है, ठीक, यहाँ ऐसे लगा हुआ है। फिर देखिएगा ये भी आपको यहाँ से ऐसे OH यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये ऐसे इस प्रकार से ये बनेगा। अभी ये कलर नहीं शो करेगा, समझे ना। अब इसको फिर से एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे जी ट्रीटमेंट, है ना। तब जाकर के क्या होगा ये कलर शो करेगा, समझे बात ना जी, है ना। इस केस में क्या हुआ वाटर मॉलिक्यूल निकला, इस केस में इसका हाइड्रोजन एक और मॉलिक्यूल लेगा, उसका भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आपका निकल जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये जाकर के इस प्रकार से जुड़ चुका है। अब देखिएगा यहाँ से क्या होगा H3O प्लस के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक आपका हाइड्रोजन क्या होगा आपका जी यहाँ से निकल जाएगा ये हाइड्रोजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। इसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसका कलर क्या हो जाता है आपको वायलेट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, ताकि पूरा का पूरा रिएक्शन एक ही पेज में आ जाए। देखिएगा CH2OH कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ बना दिए, समझे ना। अब देखिएगा ध्यान से, ऐसा लगा रहा। यहाँ पे ये एक रिंग का एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा एक रिंग का, बस एक रिंग का जो था यहाँ पे जुड़ा हुआ उसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा H2O निकल जाएगा, समझे बात ना जी। इसके साथ हीट भी थोड़ा करना पड़ेगा। फिर यहाँ से देखिएगा ये इसका मेंटेन रहेगा, इसका तो पूरा का पूरा सब कुछ मेंटेन रहेगा, OH भी मेंटेन था, यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से। इसी का कलर क्या होगा आपका जी, यही आपको क्या होगा वायलेट रिंग के रूप में बनेगा, यही क्या होगा वायलेट रिंग के रूप में बनेगा। तो यही आपको क्या होता है मॉलिस्क टेस्ट होता है, मॉलिस्क टेस्ट। याद रखिएगा जेईई मेंस के सिलेबस में है और पूछा जा सकता है, और इससे पहले पूछा जा भी चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ आपका। इसका नाम जरा फनी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे एक और जब फ्रुक्टोज जब पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे फुरफुरल टेस्ट एक आएगा, जो कि बताएंगे कि फुरफुरल टेस्ट क्या होता है, समझे बात ना जी। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या हुआ, इसका यूजेज आपका हो गया खत्म, इसका हो गया आपका टेस्ट खत्म। तो ये आपको ग्लूकोज का पोर्शन लगभग खत्म हो गया। इसका एक लेक्चर और आएगा जहाँ पे हम आपको फ्रुक्टोज के बारे में बताएंगे, फिर दोनों का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बताएंगे, तो आपको ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स का कहानी हो जाएगा खत्म। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो प्रोटीन्स, ठीक है ना, उसके बाद हमारा लिपिड्स, ठीक है ना जी, इस दोनों को लेकर के रहेगा। तो आपको
2 लेक्चर और आएगा, 2 लेक्चर आने के बाद पूरा का पूरा खत्म, मतलब 4 लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स का कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। वीडियो सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और सारे के सारे बच्चे लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एकदम अच्छी तरीके से, ताकि सारे के सारे बच्चे भी जेईई मेंस का एग्जामिनेशन आने वाला है वहां पे 4 मार्क्स को एकदम बिल्कुल पक्का कर सके। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।